अब प्रोफेसर राजीव आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो प्रशांत भाई ने जो इश्यू उठाया है, वो इसलिए कि दर्शक भी हम चाहते हैं कि इस चीज पे जरा सोचें और हम लोगों को जरा जवाब दें। प्रशांत भाई का मैं उस बात से सहमत हूं कि यहाँ पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95% है। जो स्टेट ये बोल रहे हैं उसमें हरियाणा और जोड़ दीजिए, बहुत सी स्टेट जोड़ दीजिए जहां पे 75% स्ट्राइक रेट। लेकिन अब जरा उसको दूसरे ढंग से मैं इस तरह से इसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं आंकड़े देखता हूं, देश के कम से कम ऐसे 10 राज्य हैं जहां पे बीजेपी 2 नंबर की भी पार्टी नहीं है, 3 नंबर की भी पार्टी नहीं। अब मैं गिनाना शुरू, तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ नहीं, मतलब वोट की दृष्टि से कल हो जाएगा। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, रवि जी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश कुछ नहीं, केरल कुछ नहीं, नागालैंड कुछ नहीं, मिजोरम कुछ नहीं, मेघालय कुछ नहीं, सिक्किम कुछ नहीं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, इन सारी जगहों पे कांग्रेस की सीटें भले ही 52 आई, कांग्रेस इन सारी जगहों पे देख लीजिए, 2 जगह को छोड़ के कांग्रेस सारी जगह पे 2 या 3 2 नंबर की पार्टी, उसका एक कैंडिडेट। आप ये जो नॉर्थ ईस्ट की बार बार बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त 8 स्टेट हैं। सिक्किम एक ऐसी जगह है जहां पे सिक्किम पे 1 और 2 नंबर की सिक्किम की लोकल पार्टीज हैं, 3 और 4 नंबर पे कांग्रेस और बीजेपी है। 7 स्टेट में, 4 स्टेट में बीजेपी की सरकार, बीजेपी 1 नंबर, कांग्रेस 2 नंबर। बाकी 3 स्टेट में बीजेपी 2 नंबर भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस 2 नंबर है। मेरा कहना यह वो फुटप्रिंट है, कांग्रेस उसको नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के पास संगठनात्मक क्षमता नहीं, वो सारी चीजें अपनी जगह है। जो बेसिक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक तो एक जनरल इंप्रेशन ये कि कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं। मेरे हिसाब से कांग्रेस सब जगह है, बीजेपी से ज्यादा जगह पे अभी भी है। दूसरी चीज, सीट शेयरिंग को लेके सब लोगों का बहुत है, बहुत लेट हो रहा है, कांग्रेस को इसमें कुछ करना चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन सिर पे है। आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी। लेकिन प्रोफेसर राजीव ये बताइए, जब चुने हुए एमएलए और एमपीज को अपने स्थान से उठा के दूसरी जगह ले आके उनको सहेज के रखना पड़ता है कि ये उनको तोड़ ना ले, झारखंड के लोगों को ले जाके हैदराबाद में सहेज के रखा गया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आज सीट डिक्लेयर कर दे और कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे तो बीजेपी सारा ये प्रयत्न नहीं कर देगी कि ये टूट जाए? मेरे हिसाब से इतनी जल्दी क्यों सीट आप बेसिक चीजें वो हो जाए, क्यों पब्लिक करें, क्यों नाम बताएं? क्योंकि फिर तो फुल टाइम बीजेपी को काम मिल जाएगा ना। आप तो बीजेपी को एक काम दे रहे हैं कि ये लो, अब इनके घर वालों को ईडी, सीबीआई, गुंडा, बदमाश, धमकी, पैसा, ये सब करना शुरू करो। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि अभी हम बहुत जल्दी, हम सारी बातें कर रहे हैं, यूपी में करीब करीब मामला पका हुआ है, आम आदमी पार्टी का मामला पका हुआ है, तमिलनाडु पका हुआ है, जो आज की तारीख में एक स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल है। लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी भी करने की क्या जरूरत है? और उससे पहले मैंने जो कहा कि आपको लगता है कि कांग्रेस सब जगह से मिट गई, कहीं कुछ है ही नहीं, तो प्रोफेसर राजीव। आनंद जी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर अपने आप को केंद्रित करूंगा। पहला तो ये कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस को अपनी विचारधारा के निकट ला करके खड़ा किया। अब तक जो चल रहा था उसमें भाजपा के सामने या एनडीए के सामने एक विचारधाराई जो जवाब होना चाहिए था वो कांग्रेस नहीं दे पा रही थी। लेकिन राहुल गांधी की इन 2 यात्राओं ने वो विचारधारा को एक स्थापित करने की कोशिश की है। ये सबसे बड़ा डर लग रहा है लोगों को कि अगर इस विचारधारा पर आगे वाला चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस के लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सत्ता में आ सकती है, लेकिन एक एडवांटेजियस पोजीशन हो सकती है। इसलिए कांग्रेस को एक दूसरे संदर्भों के साथ ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल देख रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मुझे कई बार लगता है जब मैं इन सबके गठबंधन के दृश्यों को देखने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे भाजपा ने सेंटर और फेडरल स्ट्रक्चर्स इन दोनों के बीच में एक अजीब किस्म का तनाव पैदा किया है। ठीक इसी तरह का तनाव राष्ट्रीय दलों के बीच में और क्षेत्रीय दलों के बीच में आ गया। मुझे लगता है कि लगभग उसी तरह का टेंशन है। जो संघवाद है उस संघवाद को जैसे चुनौती मिल रही है केंद्र की तरफ से, वो लगभग संघवाद की सी चुनौती मुझे नजर आ रही है
ये जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने इस विचारधारा के आधार पर और जिस तरह का उसको समर्थन प्राप्त हो रहा है वो लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सामने कुछ प्रांतों में हो सकता है कि अस्तित्व का संकट पैदा हो जाए। लिहाजा वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने को एसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की बात मैं आपको बताऊं, बंगाल के अंदर एक लंबे कुछ समय से, पिछले कुछ 9 या 10 महीने से, आपको तो पता होगा, ओम सैनी जी को भी पता है, वामपंथ ने अपना आधार बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट अब नॉन एंटिटी की तरह वहां पर देखा जाए। जब से मोहम्मद सलीम ने वहां पर लेफ्ट को अपने लीडरशिप दी है, तब से युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में और कई जगहों पर, कई तबकों में वामपंथ की अपनी एक आधार, वहां पर आधार का विस्तार हुआ है। कांग्रेस और वामपंथ अगर ये दोनों मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना आसान पहले हुआ करता था। उनके लिए ये चुनौती है। मतलब वहां पर अब 3 स्तर की लड़ाई हो सकती है, वामपंथ कांग्रेस एक तरफ, और इसलिए बार बार तृणमूल कांग्रेस अपने आप को कह रही है कि नहीं, यहाँ कांग्रेस नहीं जीत सकती, कांग्रेस नहीं जीत सकती। वहां कांग्रेस के साथ साथ अब उनको वामपंथ से भी डर है, और भाजपा के साथ तो उनकी अपनी जो एक असहमति है, वो असहमति जग जाहिर है। अगर ये तीनों लोग एक साथ, जिसकी संभावना हो सकती है क्योंकि सोनिया गांधी से जो मुलाकात हो रही है ममता बनर्जी की, अगर कहीं कुछ अलायंस होता है तो ये अलायंस काफी कुछ महत्वपूर्ण साबित होगा बंगाल की दृष्टि से। जहां तक ये बिहार का सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ इसलिए गए क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा था कि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी अब तक प्राप्त हुआ है, अब उसमें कांग्रेस की अपनी एक वैचारिक पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर उभर करके आ रहा है। देखिए, कास्ट सेंसस के सवाल पर जिस तरह से चीजें उभर करके आई, जो राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारी वजह से करना पड़ा कास्ट सेंसस, और उसके बाद नीतीश कुमार ने उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश की। आपको लग रहा है धीरे धीरे इन सब चीजों में, जिस तरह से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उसमें आपको जयंत चौधरी जैसे बोल रहे हैं, और झारखंड के अंदर जो हुआ, और झारखंड में मैं झारखंड का जो प्रभाव है वह केवल यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी होगा, वह प्रभाव राजस्थान के ट्राइबल बेल्ट में भी होगा। अगर ये कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल इसे जनजातीय अस्मिता का सवाल बना करके इन सब के बीच में प्रस्तुत करते हैं, तो जहां जहां पर जनजाति अपना एक वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूट करती है, वहां पर बहुत बड़ी चुनौती मिल जाएगी। और मेरे को इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस समय जनजातीय अस्मिता के सवाल को अगर सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कोई उठा सकता है तो वो कांग्रेस उठा सकती है। जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, जनजातीय क्षेत्रों में जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, किसान के साथ जिस तरह से बात कर रहे हैं, अन्य जो कामगार तबका है, जिस कामगार तबके से वो बात कर रहे हैं, और बार बार अपनी ये विचारधारा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आ रही है, सर्वधर्म संभाव और सेकुलरिज्म का जो कंपोनेंट है। मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा कि राम मंदिर बनने के बाद में हिंदुओं की बहुत बड़ी जमात बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। हिंदुओं की एक जमात का बहुत बड़ा हिस्सा वो भी है जो आज भी सर्वधर्म संभाव और धर्मनिरपेक्षता के साथ जुड़ा हुआ है, और वो इस पूरे खतरे को महसूस कर रहा है। और ये अगर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल इन सब के बीच में कहीं कोई वैचारिक समानता स्थापित हो जाती है। प्रोफेसर साहब, हम सब लोग यहाँ हिंदू हैं और मरेंगे तो हम लोग जलाए जाएंगे, हम में से कोई दफनाया नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग जो हिंदुत्व बीजेपी का, उसके खिलाफ हम सारे लोग जितनी कस के हो सकता है हम लोग बोल रहे हैं। तो ये हाँ जी, मैंने कहा मैं इसको एक बार, लेकिन अगर ये आनंद जी, अगर इस तरह की ये यूनिटी या सॉलिडारिटी है या जो कोऑर्डिनेशन है, अगर ये वोट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बता रहा हूं आपको, भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को और कांग्रेस को आपस में बैठ करके एक व्यापक साझेदारी करने की जरूरत है। आपने जिन राज्यों के नाम गिनाए, उन राज्यों के साथ साथ
अनेक राज्य ऐसे भी हैं। राजस्थान में सरकार बनी भाजपा की, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुआ तो वो मंत्री जी हार गए। टीटी की जो हार थी वो टीटी की हार अप्रत्याशित थी उनके लिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जनाधार में या कांग्रेस के अपने वोट स्ट्रक्चर में कोई कमी आई है। सिचुएशंस डेवलप होती हैं और कई बार सिचुएशंस के साथ ऐसे कंटेक्स्ट बन जाते हैं कि आप चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोटों के परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा अंतर है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि क्या ये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, राष्ट्र, मैंने इसलिए कहा संघवाद का और केंद्र का जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया वो लगभग यही है। अगर इन सब के बीच में एक सहनशील जो समझौता है, वो सहनशील समझौता हो जाता है। कुछ जगह पर होगी लड़ाई, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, कुछ जगह पर हो सकती है, लेकिन अगर एक व्यापक समझौता हो जाता है तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा के लिए सत्ता प्राप्त करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि वो आज कह रहे हैं। और जो 400 प्लस का जो वो नारा दे रहे हैं, वो नारा उनके आत्मविश्वास का द्योतक नहीं है, वो उनके डर का द्योतक है। उनको भय लग रहा है कि वो जिस तरह से चीजें ला रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा तबका अब बैठ रहा है, आप बात कीजिएगा, मैं तो यहाँ कई लोगों से बात करता हूं, अब उनको लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं है, जबरदस्ती विपक्ष के लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये जितना फंसा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है, अब विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, ये भाजपा का एजेंडा है, ये लोगों की चेतना में आ रहा है। और अगर ये चेतना भी पब्लिक ओपिनियन और वोट बैंक की तरफ चली जाती है तो वो भाजपा के लिए काफी कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जी।